तो पंजाबी भाषा पंजाब की हो गई, गुजरात की गुजराती हो गई, महाराष्ट्र की मराठी हो गई, उधर असम की असमिया हो गई, बंगाल की बंगाली हो गई, उड़ीसा की उड़िया हो गई। ये सब अलग अलग अपभ्रंश रूपों से, जैसे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी हुई है। शोरसेनी अपभ्रंश के भी ये कई क्षेत्र थे। गुजराती है जिसमें वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, क्योंकि शूरसेन जनपद था, काफ़ी विकसित था। राजस्थानी जैसे उसमें है, तो राजस्थानी तो खैर हम हिंदी भाषा में लेते हैं। तो इनके अतिरिक्त जो क्षेत्र बचा, या कश्मीर को आप देखिए, वो कश्मीरी अलग भाषा है, डोगरी। तो अब जो क्षेत्र बचा वो हमारा हिंदी प्रदेश कहलाता है। और उसमें हम किसको शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए आप, पश्चिम से चलिए, राजस्थान है, फिर हरियाणा है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और इधर बीच में दिल्ली है। फिर उसके बाद झारखंड और बिहार हैं, और फिर अब जब आप नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। ये हमारा जो क्षेत्र है ये हिंदी प्रदेश कहलाता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश के जो प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक नगर हैं, केंद्र हैं, स्थल हैं, वो सब भी हिंदी के क्षेत्र कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ हिंदी ही अधिकतर बोली जाती है। और दक्षिण भारत, वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही सर्वाधिक प्रयोग होता है। जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं या दक्षिण भारत से लोग यहाँ आते हैं तो आपस में हम व्यवहार हिंदी बोलकर ही कर पाते हैं। ऐसे ही पूर्व और पश्चिम वाले, और ऐसे ही हम जब विदेश में जाते हैं या विदेश में रहने वाले लोग यहाँ आते हैं, भारत वाले, तो हम हिंदी में ही अपना संपर्क स्थापित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देश की संपर्क भाषा तो है ही, एक पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय लोग बस रहे हैं वहाँ भी हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में तो प्रयोग की जा रही है। तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मूल रूप से जो इसका प्रदेश है वो जो मैंने राज्य बताए वो है। इसके बाद हम आते हैं हिंदी की बोलियों पर, कि जब इतना बड़ा क्षेत्र है तो ये तो मानना पड़ेगा कि अलग अलग जनपद और अलग अलग राज्य थे, अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र रहे हैं ये लोग, ये जो क्षेत्र हैं। जैसे राजस्थान का एक अलग तरह का ही वातावरण रहा है, हरियाणा का अलग रहा है, ब्रज क्षेत्र का अलग रहा है, फिर अवध का अलग रहा है, फिर बिहार का अलग तरह, मगध का अलग रहा है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ अलग तरह का ही वातावरण रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा हिंदी प्रदेश कुछ भौगोलिक सांस्कृतिक इकाइयों में बटा हुआ है, और इन भौगोलिक सांस्कृतिक इकाइयों में जो बोलियां बोली जाती हैं उन सबको मिलाकर हम एक समूह बनाते हैं, और उन समूहों को हम एक नाम देते हैं उपभाषा। तो मुख्य भाषा हिंदी हुई, और हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे पूरा राजस्थान एक अलग सांस्कृतिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम इसको नाम देंगे राजस्थानी उपभाषा, हिंदी की राजस्थानी उपभाषा। इसी तरह पूरा जो ये क्या बोलते हैं इसको, हरियाणा है, दिल्ली है, ब्रज वाला क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है इसको हम नाम देंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी नाम देने में कुछ सार्थकता है, कुछ विशेष बात है, और वो ये है कि फिर हम पूर्वी प्रदेश वाली जो समान जो सांस्कृतिक इकाइयों वाली भाषा थी उनको हमने पूर्वी हिंदी कहा, इसलिए हमने इसको पश्चिमी हिंदी कहा। तो राजस्थानी के बाद हम, वैसे तो राजस्थान पश्चिम में है, लेकिन क्योंकि राजस्थान एक अलग सांस्कृतिक इकाई रहा है तो इसको हमने राजस्थानी नाम दिया। फिर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, और कुछ मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, इसको हमने क्या नाम दिया? पश्चिमी हिंदी नाम दिया। और फिर हम उत्तर प्रदेश के मध्य और आगे बढ़ते हैं तो हम उसको नाम देते हैं पूर्वी हिंदी, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है और मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा शामिल है, सीमा का। और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं तो राजस्थानी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, फिर पूर्वी हिंदी हो गया, और उसके बाद है बिहारी। जो बिहार का जो प्रदेश है वो एक अलग सांस्कृतिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो उपभाषा ये हो गई। फिर एक हिस्सा हमारा बचता है पहाड़ी प्रदेश, क्योंकि पहाड़ पहले भले अलग रहे होंगे लेकिन अब वो हिंदी में ही शामिल हो गए हैं, हिंदी भाषी प्रदेश में ही हैं, तो पहाड़ी भी एक उपभाषा हमारे यहाँ है। तो इस तरह से हमारे पास 5 उपभाषाएं हुई, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। अब आप इनकी बोलियों को देखिए कि राजस्थानी में